आज देखते हैं कला एवं संस्कृति। कला संस्कृति में पहाड़ियाँ, गुफाएं कि गुफाएं कहाँ कहाँ और कितनी कितनी है। पहले बराबर की पहाड़ियों की गुफाएं देखें। अशोक महान ने बराबर पहाड़ियों में 4 गुफाएं, लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, करण चोपर और विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण कराया। इसमें लोमस ऋषि की गुफा स्थापत्य की दृष्टि से विशेष महत्व है। लोमस ऋषि की गुफा बराबर की ज़्यादातर गुफाएं 2 कक्षों की बनी हैं, जिन्हें पूरी तरह से ग्रेनाइट को तराशकर बनाया गया है। इसमें एक उच्च स्तरीय पॉलिश युक्त आंतरिक सतह और गुंज को रोमांचक प्रभाव मौजूद है। यहाँ पर अशोक के गुफा लेख भी अंकित हैं। ECBM फॉस्टर की पुस्तक ए पैसेज टू इंडिया इसी क्षेत्र को आधार बनाकर लिखी गई है। इसमें बराबर की गुफाओं की गहन चर्चा है। नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं गया बिहार, जबकि अशोक के पौत्र दशरथ की नागार्जुन पहाड़ी की 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। दशरथ द्वारा निर्मित गुफाओं में गोपिका गुफा उल्लेखनीय है। गोपिका गुफा के द्वार पर उत्कीर्ण गुफा लेख से इसे दशरथ द्वारा बनवाए जाने की पुष्टि हुई है। यह गुफा 44 फीट लंबी, 19 फीट चौड़ी और 10 फीट ऊंची। शिल्प की दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अशोक कालीन अन्य गुफाएं। नंबर 1, जूनागढ़ में खपरा खोड़िया नामक गुफाएं भी अशोक कालीन मानी जाती हैं। सेकंड, गिरनार पर्वत की ओर जाने पर दागसवरी द्वार पर बनी हुई बाबा प्यारी नाम की गुफाओं को भी अशोककालीन माना जाता है। अशोककालीन गुफा वस्तु का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि तत्कालीन गुफा 2 प्रकार की होती हैं, चैत्य एवं विहार। इन गुफाओं के निर्माण में पर्णशालाओं और कष्ट शिल्प की आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया है। गुफाएं छोटी और प्रायः 2 कमरों की हैं। इन गुफाओं में यद्यपि उच्च कोटि की कला कुशलता परिलक्षित होती है, तथापि अलंकार प्रवृत्ति का अभाव है। प्रायः प्रत्येक गुफा में गुफा लेख उत्कीर्ण है, जिसमें गुफाओं के निर्माण और उसके निर्माण का प्रयोजन का पता चलता है। उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में भुवनेश्वर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खंडगिरी की पहाड़ियां हैं। वहाँ अधिकांश शैल गृह का निर्माण साधुओं के निवास के लिए किया गया है। खंडगिरी की गुफाएं छोटी हैं। उदयगिरी की गुफाएं अपेक्षाकृत अधिक प्रशस्त हैं। पहाड़ी की चट्टान को सावधानी से काटकर उसे मानव के निवास योग्य बनाया जाता था। गुफाओं के सामने छोटे बरामदे बना दिए जाते थे, जो खंभों पर आधारित रहते थे। धीरे धीरे इस प्रकार के शैल गृहों को 2 मंजिला बनाया जाने लगा। उनके उदाहरण उड़ीसा के उपयुक्त गुफाओं में उपलब्ध हैं। उदयगिरी की पहाड़ियों में 19 गुफाएं एवं खंडगिरी में 16 गुफाएं। उदयगिरी की मुख्य गुफाएं रानी गुफा, रवि गुफा, मंचपुरी गुफा,
गणेश गुफा, हाथी गुफा तथा व्याघ्र गुफा हैं। खंडगिरी में नवमुनि गुफा, देव सभा, अनंत गुफा आदि हैं। हाथी गुफा में ईसा पूर्व दूसरी सदी के मध्य का लंबा ब्रह्मलेख उत्कीर्ण है। उसमें कलिंग के जैन शासक खारवेल का जीवन चरित्र तथा उसकी उपलब्धियों का विस्तार से वर्णित किया है। उपयुक्त गुफाओं में से अनेक निर्माण जैसे साधुओं के निवास के लिए खारवेल ने कराया था। गुफा का निर्माण विभिन्न कालक्रमों में हुआ था। लेख के अनुसार खारवेल ने नगर के चारों ओर दृढ़ प्रकार का निर्माण करवाया, जिसमें गोपर द्वार यथा स्थान बनाए गए। खारवेल के पूर्ववर्ती मध्य के नंद राजाओं द्वारा एक नहर बनवाई गई थी। उस नहर की मरम्मत खारवेल ने कराई तथा उसका विस्तार अपनी राजधानी तक करवाया। लेख में यह भी स्पष्ट लिखा है कि अपने शासन के 13वें वर्ष में खारवेल ने कुमारी पर्वत उदयगिरी खंडगिरी का प्राचीन नाम पर जैन साधुओं के लिए शैल गृह बनवाए। उपयुक्त स्थान पर आज भी विद्यमान शैल गृह को देखने से पता चलता है कि उनका निर्माण बड़े ही कलात्मक ढंग से किया गया था। उपयुक्त गुफाओं में रानी गुफा सबसे बड़ी सर्वाधिक अलंकृत गुफा है। इसकी दूसरी गुफा गणेश गुफा है। गुप्तकालीन गुफाएं अजंता, एलोरा, उदयगिरी के बाग गुफाएं गुप्तकालीन गुफाओं के सुंदरतम निदर्शन हैं। गुफा वास्तु ब्राह्मण, बुद्ध, जैन इन तीनों धार्मिक संप्रदायों पर विभक्त हैं। अजंता और बाग गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उदयगिरी की गुफाओं का संबंध भागवत धर्म से है। एलोरा की कुछ गुफाओं का संबंध ब्राह्मण धर्म से है तो कुछ बौद्ध तथा कुछ जैन धर्म से। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा के पास स्थित हैं। यहाँ से प्राप्त लेखों के अनुसार इन गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुआ। यहाँ कुल 20 गुफाएं हैं। ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राय प्रत्येक गुफा में वैदिक और पौराणिक देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है। यहाँ की गुफाएं प्राय चट्टानें काटकर बनाई गई हैं और कुछ पत्थरों से बनी हैं। उदयगिरी पहाड़ियों का पत्थर बलुआ है, इसलिए गुफाएं प्राय छोटी हैं। इनमें सामने का मंडप पत्थर का है जो स्तंभों पर आधारित है। गर्भगृह अत्यंत सादे हैं। इनकी छतों पर अलंकृत कमल रचना आवश्यक दर्शनीय है। बाघ की गुफाएं विंध्य श्रृंखला में नर्मदा की सहायक नदी बाघ नदी के किनारे स्थित है। बाघ एक गांव है जो बाघ नदी के तट पर माड़ू मध्य प्रदेश से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में है। सन 1907 व 8 में ये गुफाएं प्रकाश में आई थीं। इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से है। ये सभी विहार हैं। प्रत्येक गुफा के पीछे की ओर एक छोटा सा चैत्य है और पार्श्व में भिक्षुओं के निवास के लिए कोठरियां भी हैं। इन गुफाओं में 2-3 ओपेरा के दृश्य हैं जिसमें नृत्य वादन गायन के साथ अभिनय हो रहा है। बाघ गुफाओं में 9 गुफाएं हैं। इनमें गुफा संख्या 4 का विहार रंग महल कहलाता है। इसकी शाला का क्षेत्रफल 96 वर्ग फीट है जो अजंता की सबसे बड़ी शाला से भी बड़ी है। इसके सामने एक बड़ा जगमोहन भी है जो किसी अन्य विहार में उपलब्ध नहीं है। अजंता की गुफाएं
अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट चट्टानों को काटकर निर्माण की गई गुफाओं की श्रृंखला है। इसमें 29 गुफाएं हैं, जिनमें 5 को चैत्य या प्रार्थना स्थल के रूप में तथा शेष को विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में प्रयोग किया जाता था। घोड़े की नाल के आकार में निर्मित ये गुफाएं अनंता की प्राचीन ही ऐतिहासिक महत्व है कि इनमें 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा सन तक के बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। अजंता की गुफाएं दीवारों पर खूबसूरत अप्सराओं व राजकुमारियों के विभिन्न मुद्राओं वाले सुंदर चित्र भी उकेरे गए हैं। अजंता के चित्र तकनीकी क्षेत्र से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियां, वृक्ष, पशु आकृति से सजावट का काम तथा बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण का काम जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। एलोरा की गुफाएं। एलोरा गुफाएं वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्थल है। अजंता की गुफाओं में ये अधिक नवीन है। यह 34 प्रसिद्ध गुफाओं का एक समूह है, जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक ब्राह्मण तथा 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। अपनी 600 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में स्मारकों का निरंतर श्रृंखला के साथ एलोरा की गुफाएं प्राचीन भारत की सभ्यता को पुनः जीवित करती हैं। गुफाओं का यह समूह भारत के मध्यकालीन युग की कला की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्तियों में से एक है। अजंता गुफाओं की भांति यह एक ही आस्था की घोतक नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारत के 3 धर्मों से उपजी हैं। चैत्यगृह चैत्य स्थापत्य एक रूप है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। वर्षा ऋतु में पहाड़ी ठिकानों पर भिक्षु रुकते थे। साथ ही पहाड़ों पर ठिकानों का इस्तेमाल आश्रय स्थल के रूप में किया जाता था। आश्रय स्थल के साथ साथ उन भिक्षुओं को प्रार्थना, प्रवचन, बैठक और ध्यान से हेतु किसी खास संरचना की आवश्यकता होती थी। अतः इन्हीं उद्देश्यों से पहाड़ियों को काटकर या खोदकर जो हाल बनाए गए वह चैत्य गृह कहलाए। चैत्य अधिकांशित बिहार के निकट ही बनाए गए हैं। चैत्य गृह को प्रायः गुहा मंदिर से भी संबंधित किया जाता है। पूजार्थक स्तूपों को संभवतः चैत्य कहा जाता है। चैत्य गृह प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक चैत्य और शैलकृत चैत्य। संरचनात्मक चैत्य ईंटों पत्थरों की सहायता से खुले स्थान में बनाया जाता था, जबकि शैलकृत चैत्य पहाड़ को काटकर बनाया जाता था। इनमें पहाड़ों को काटकर बनाए गए चैत्य गृहों की महत्वता ज़्यादा है। चैत्य की संरचना, चैत्य किस तरीके के होते हैं उसकी संरचना। छत घोड़ा नालनुमा, अश्वनालाकार ढोलाकार या गुजपुष्पाकार छत जैसे बांस की खरपच्ची मोड़ी जाती है वैसी ही छत होनी चाहिए। बीथियां, ये गलियारा होता है। ये 2 हैं, एक बाईं ओर तथा दूसरी दाईं ओर। इन्हें पाबर्स बिथी यानी बगल का गलियारा कहते हैं। यही गलियारा पद शिक्षण पथ का काम करता है। मुख्याल यहाँ ही बैठकर प्रवचन, बैठक या ध्यान लगाया जाता था। ये चैत्य का मुख्य भाग है। इसे मध्य बीथी भी कहते हैं। स्तंभ की पंक्तियां उसी मुख्य पहाड़ी का कटा हुआ हिस्सा होती हैं। ये चैत्य के मुख्य हाल के दोनों तरफ बराबर की संख्या में होती हैं।
तोरण द्वार ये हाल का बाहरी हिस्सा है। सामान्य रूप से इसमें 3 प्रवेश द्वार होते हैं। 2 प्रवेश द्वार पार्श्व वीथी में है और एक मुख्य हाल में लाया जाता है। यानी यह वैसे ही प्रवेश द्वार हैं जैसे स्तूप निर्माण में थे। स्तूप हर एक चैत्य हाल में प्रतीकात्मक रूप में छोटा सा स्तूप बना होता है। ये चैत्य का ही भाग होता है, इसे बगैर चैत्य नहीं होता। चैत्य ग्रह एक नजर वैदिक उत्तर काल या मौर्य उत्तर काल में चैत्य निर्माण की शुरुआत नहीं हुई थी। वस्तु चैत्य हाल मौर्य उत्तर काल की प्रवृत्ति विशेषता है। मौर्य उत्तर काल से ही गुप्त काल तक चैत्य निर्माण कार्य तीव्र हुआ था। चैत्य निर्माण का मुख्य क्षेत्र दक्कन भारत, चूंकि दक्कन भारत की पहाड़ियाँ उसके लिए उपयुक्त थीं, चाहे वो पहाड़ी ब्रह्मगिरी हो, सह्याद्री हो या नीलगिरी। इन्हें काटना, खोदना, घिसना आदि अधिक आसान था। दक्कन भारत की चट्टानें कुछ मुलायम प्रकृति की हैं, अतः शैलकृत चैत्य हाल का सर्वाधिक निर्माण दक्कन भारत में हुआ है। शैलकृत चैत्य गिरे को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है।